डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका महिंद्रा क्लासेस साइंस आर्ट्स फिक्शन, जहां आपको मिलते हैं 6 से 12 तक के वीडियोज। और आज हम बात कर रहे हैं 12वीं के राजनीति विज्ञान के विषय के बारे में। चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और मेरा जो है मतलब मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ NCERT बुक है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी NCERT बुक फॉलो करिए और रेफरेंस में जो करना है करिए, लेकिन NCERT बेस्ट बुक मानी जाती है, तो इनके लिए मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे क्या बड़ी घटनाएं चलचित्र की तरह चलती हैं। मतलब जो हम एंशिएंट थोड़ा जानेंगे, हिस्ट्री तो कह ही सकते हैं, साथ ही साथ मतलब हिस्ट्री में जो है क्या राजनीति कैसे शामिल है। आज जो हमारे सामने जो देश दुनिया है, जो आज हम जानते हैं कि अच्छा अमेरिका एक क्या है, नई राष्ट्र उभरती हुई शक्ति, बहुत पावरफुल देश है जिनको कहते हैं कि महाशक्ति है। ये बना कैसे? एक समय था जब रसिया था बहुत पावरफुल, ठीक है, सोवियत संघ के नाम से, तो उनको फिर जो है परिप्रेक्ष्य में करके फिर अमेरिका उनके जगह एक महाशक्ति के रूप में कैसे उभरा, तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। विश्व राजनीति सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का अध्ययन, मतलब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हम इनके बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो थोड़ा एक नज़र पहले हम ये जान लेते हैं बेसिक सी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1940 से 1918 4 साल चला, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक इतने दिन चले, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो सबसे पहले है क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। तो क्यूबा जो है दो राष्ट्र है, मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है, USA। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीप था। इनके क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके जिससे मनमुटाव हो जाता है, उनका घर है, उनका घर का ज़मीन आपके बगल में भी है, तो वहाँ पर वो नहीं रहते, दूर रहते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच तनातनी है थोड़ी, लेकिन फिर क्या है, अगर आपको परेशान करना, मानसिक परेशानी हो, तो वो आपके घर के बगल वाले ज़मीन पे आ जाता है या कुछ भी काम करता है, ठीक है। तो ठीक वही बात था क्यूबा के बारे में। तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन F कैनेडी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सोवियत और उस वक्त दो विचारधाराएं थी, साम्यवादी और पूंजीवादी, ठीक है। तो पूंजीवादी को उस वक्त ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला था। पूंजीवादी होने से क्या हो जाता है, थोड़ा कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, मतलब पैसे को ज़्यादा देखा जाता है। साम्यवादी में हम जो है मैन पावर को देखते हैं, मतलब साम्यवाद उन्हें कहते हैं कि हम सभी को लेकर चलते हैं, और पूंजीवादी में क्या है, और पूंजीवादी में और साम्यवादी में क्या है, हम सभी मतलब सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। तो क्यूबा के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यूबा जो छोटा सा देश था, मतलब जो बड़े महाशक्ति के सामने छोटे का तो कोई हसर नहीं है। तो क्यूबा को जो है, ठीक है, सोवियत संघ अपना राजनीतिक और सैनिक बहुत सारे तरीके से मदद देता था। तो क्या हुआ, जो सोवियत संघ है अपना सैन्य अड्डा वहाँ स्थापित कर लिया। इससे क्या हो गया, सैन्य अड्डा स्थापित करने से अमेरिका उसके जद में आ गया, ठीक है। जद में आ जाना मतलब क्या, उनके निकट बढ़ जाना। फिर हम आपको वो एग्जाम्पल पर लेके चलेंगे कि आपका एक घर है और आपके जिससे मनमुटा वो घर है, और वो अचानक क्या है, आपके जो बगल वाले उनका जो ज़मीन है वहाँ पर आना रहना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, कुछ भी हो तुरंत वो क्या है, निकल के मारपीट कर सकता है, मतलब जस्ट एक कहने वाली बात है। ठीक इसी प्रकार क्या होगा, क्यूबा को पर देखा कि जैसे ये अमेरिका महाशक्ति देखा गया कि अरे यहाँ पर तो क्या है, शास्त्रीकरण का होड़ बढ़ गया, मतलब तैनात कर रहा है अपना सेना वेना, और अमेरिका को थोड़ी चिंता सताने लगी, ठीक है। और हम थोड़ा यहाँ पर देख ले, तो इन्हें क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया, ठीक है। तो जैसे ये संकट गहराया, जो उस समय के मतलब कह सकते हैं शास्त्र जो राजनीतिक विद्या, सभी के माथा पे चिंता लकीरें उठने लगी कि अगर ये जो एक उभरती हुई महाशक्ति है और एक पहले से महाशक्ति है, दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा परमाणु हमला होता है तो फिर क्या होगा, दुनिया की हसर क्या रहेंगी, ठीक है। तो लेकिन ये हुआ नहीं, जो है हस्तक्षेप होता चला गया उदारवादी संगठन और पूंजीवाद का, दोनों का मिलकर। नंबर 3 पे कि शीत युद्ध का सिर्फ जोर आजमाए सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। कोल्ड वार, जो आपने नाम सुना होगा, शीत युद्ध कहते किसे है, शीत युद्ध कोल्ड वार कहते हैं इंग्लिश में। तो शीत युद्ध मतलब क्या, जो ठंड में लड़ी जाती है वो युद्ध नहीं है, ठीक है। इनको आप पहले अपने भाषा में समझिए,
मान लीजिए आपका आप हैं और आपके घर के बगल वाले से थोड़ी झगड़ा है, ठीक है, कुछ मनमुटाव है और दोनों में इधर मनमुटाव बढ़ते जा रहा, आते जाते घूरना देखना। तो फिर क्या करेंगे, आप कुछ सामान लाएं, जो भी समझ जाइए, ठीक है। उनके बाद फिर क्या है, वो भी कुछ नहीं कह रहा आपको, लेकिन वो भी क्या डंडा वंडा का जुगाड़ करके रख रहा है। अच्छा, आप देख ली उनके बाद 2 डंडा, आप 4 डंडा ले आए, वो लाया और 8 डंडा, अब 16, ऐसा करके किसी को मारपीट नहीं रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं दोनों, एक सिर्फ सामान ला ला के हम रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, लेकिन हाथ किसी को नहीं लगाना है ना, वो हम पे करेगा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं अगर क्या है, अगर हमला होता है तो बहुत भयानक ही क्षतिग्रस्त होगा। और इन दोनों देख के क्या है, और जो आपके मोहल्ला वाला है वो परेशान हो रहा है, कह रहे ये क्या हो रहा है कि ये तो लड़ाई झगड़ा पे, अगर लड़ाई होता है तो बहुत भयानक मारपीट हो जाएगा। तो ठीक वही बात जो है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, जो दो महाशक्तियाँ थी, कौन, सोवियत संघ और जो अमेरिका थी, इनके बीच तनातनी देख के, शीत युद्ध के स्थिति को देख के क्या हो गया, पूरे विश्व के जो आपके राजनीतिक सेवी के चिंता की लकीरें छा गई, ठीक है। युद्ध हुआ नहीं, लेकिन ये केवल ये बम गोला वाला तो युद्ध था नहीं, यहाँ पर विचारधाराएं की भी लड़ाई। देखिए हम कौन से विचारधारा जो है पूरे विश्व को डिवोट करे, कौन से विचारधारे पे पूरा विश्व चले। तो साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का सपोर्टर था अमेरिका, ठीक है। वो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट हो जाए सारे लोग, क्या है, पैसे वाले, मनी मेक्स मनी वाले, मतलब ठीक है, हमको उनसे कोई मतलब, पैसा दे रहे काम कराओ, ऐसे वाले पूंजीवाद, ठीक है। जो अभी फ़िलहाल इंडिया में लाया जा रहा है, अगर आप देखें तो आप अगर 11वीं की राजनीति शास्त्र की बुक पढ़े होंगे तो उदारवाद और पूंजीवाद में थोड़ा और बहुत ज़्यादा ही अंतर स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रहे तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोज किया जाने लगा, और ये साम्यवाद जो है इनका तो एक ही जगह था, तो धीरे धीरे ये विचारधाराएँ की भी धाराओं की भी लड़ाई थी, ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध है क्या, हम वापस आते हैं तो पेज नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 राष्ट्र बन गए जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने को आया, तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र हो गए ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ, ये 4 मतलब जो महाशक्तिशाली देश थे। और इनके बाद दूरी राष्ट्र में जो है उनसे कम शक्तिशाली जर्मनी, जापान और इटली थे। और बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ जो छोटे मोटे घाना, ठीक है, घाना हो गए, मिस्र इत्यादि, ये छोटे देश है, तो इनका तो कोई अच्छी था नहीं भैया। अगर घर में क्या है कोई बड़े गार्जियन है तो छोटे का ठीक है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं, जैसे रख दो वो उन्हीं को सपोर्ट करने लग जाएंगे, ठीक है, यही बात था। आप थोड़ा सोचेंगे इन बातों पर और रिलेट करने का कोशिश करेंगे कि कैसे परिदृश्य में घटनाएं चलती आ रही है। ये आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, थोड़ा आप क्या है, आप जब अपने पढ़ रहे होंगे, मैप खोलेंगे, मैप में देखेंगे किस प्रकार घटनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। तो इन दोनों के बीच क्या हुई, टकराव बढ़ गई, ठीक है। तो 1940 से 1918 के बीच पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। आप देख लीजिए, दूसरे युद्ध की समाप्ति है, शीत युद्ध की शुरुआत होगी। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसी टाइम से जो है शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है। देखिए तो आप तो यहाँ जान गए कि यहाँ पर पूंजीवाद को दर्शाना था अपना दबदबा। यहाँ पर जो अमेरिका, ओके, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो अपने आप को महाशक्ति बना के उभर रहा था, सोवियत संघ तो था ही उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल सोवियत संघ, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो अपने आप को क्या है शक्तिशाली दिखाना चाह रहा था। तो आप नागासाकी और हिरोशिमा का तो नाम सुन ही चुके होंगे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान जो है घुटना टेकने वाला, मतलब अपना आत्मसमर्पण करने वाला था। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, ठीक है, बम को, लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बम थे, ठीक है। कौन से, लिटिल बॉय और फैटमैन, इनको ज़बरदस्ती जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया, जिससे अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास जो है कौन सा न्यूक्लियर संसाधन है जिससे मैं किसी भी देश पर क्या जो है हमला करके आधिपत्य जमा सकता हूँ। केवल अपना
क्या है, पावर दिखाने के लिए। उनका कोई मतलब औचित्य बनता ही नहीं था। इनका विरोध भी हुआ, लेकिन फिर जब देखा गया कि ये महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, तो इनको क्या है, तो इनका क्या है परिणाम क्या निकला, तो वैश्विक मंच पर दो महाशक्तियाँ उभर कर आ गई। कौन कौन, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। अब दो, इनको आप ऐसे कैसे, एक जंगल में तो दो शेर रह नहीं सकते, लेकिन जब क्यूबा का मिसाइल संकट आया तो दोनों के पास तो न्यूक्लियर पावर था, ठीक है। अब कोई दोनों में से एक देश किसी एक पे हमला करता तो क्या होता, क्षति तो ज़्यादा होती, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ पे शीत युद्ध शुरू हो गया कि कौन अपना दबदबा बनाए रखा रहेगा, ठीक है, ये अमेरिका या सोवियत संघ। तो शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो देखिए, अगर परमाणु युद्ध होता तो दोनों देश को, दोनों में से दोनों को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर क्या है मिसाइल दागता तो फिर इधर से भी हमले होते। तो इनके लिए एक अप्रोच की नीति आई, ठीक है। अप्रोच की नीति आपको इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे अप्रोच की नीति है क्या। तो शस्त्र को जो है निशस्त्रीकरण, अब इससे भी क्या खतरा पैदा होने लगा। मान लीजिए आपके पास कोई सामान है और मेरे पास भी वही है, मेरे पास दोनों, हम आपका सामान को किसी किन प्रकार, मतलब हम अपना सैनिक भेज के जो है, मतलब हम यहाँ गोली बंदूक की बात कर रहे हैं, ठीक है, किन प्रकार जो है हम अपना सैनिक भेज के खुफिया हमला करा के आपके सारे सामान को नष्ट कर दिए और हम हमला कर दिए। इससे क्या मतलब, एक तो पहले आपका सामान पूरा नेस्तनाबूद, मतलब ख़त्म, मतलब वो चल ही नहीं सकता, और इसी दौरान हम आप पे क्या है गोलीबाजी कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब तो मेरे पास सिर्फ वो सामान है तो मैं ही हमला कर सकता हूँ। तो अवरोध की नीति लाई गई। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे रोक और संतुलन का तर्क आ गया अवरोध की नीति को, ठीक है। आपका पेज नंबर NCERT पेज नंबर 4 में आपका दिया पड़ा है। तो इससे क्या है, इससे परस्पर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की क्षमता कम हो जाती है। कोई भी देश क्या चाहेगा कि हम इस प्रकार की जहमत ना उठाएं, क्योंकि कोई भी युद्ध के बाद क्या है, बहुत सारी जो है चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाएँ, ठीक है, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, फिर कितने जो है आपके सीमा एक्वायर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था, नागरिक व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, ये सारी चीज़ ध्वस्त हो जाती हैं कोई भी एक युद्ध के बाद, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी देश युद्ध उठाने की जहमत चाहेगा नहीं। तो देखिए, शीत युद्ध जो है 1945 से 1990 तक अमेरिका और क्या है सोवियत संघ के बीच चला। तो आपको अब नेक्स्ट में, ठीक है, पेज नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो यहाँ पर है, दोनों शक्तियाँ विश्व और अपने विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में तुली हुई थी, ठीक है। और परस्पर विरोधी गुट की अपेक्षा करीब 10 महाशक्तियाँ अपने अपने क्या है जुड़ों का इस्तेमाल निजी क्षेत्रों में किया। देखिए, दो बड़े बड़े देश तो जो शक्तियाँ उभर गई थी, जो छोटे देश थे, ठीक है, छोटे देश में मतलब अफ्रीका, घाना, ये सब, मिस्र, ठीक है। भारत उस वक्त थे बड़ी देश ही, लेकिन जो है उस वक्त ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन चाह रहा था भारत से मदद ली जाए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में तो भारत ने मदद किया नहीं, ठीक है। तो छोटे छोटे देश पर प्रभुत्व जमाने से बड़े देशों का क्या होगा, हम और क्या हो जाएंगे, उनके नज़दीक जो दूसरी महाशक्तियाँ जैसे सोवियत संघ, उनके नज़दीक पहुँचते जा रहे थे। मतलब इनको आम भाषा में कह लीजिए कि अपना आदमी बनाना, कि कितना आप अपना पहुँच बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए, तो पूरी दुनिया दो खेमे में बट चुकी थी, ठीक है। यह विभाजन क्या है, सबसे पहले यूरोप में हुआ, और यह विभाजन अधिकतर अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ। अब आपको यहाँ पर मैप आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी गठबंधन स्वयं को गठबंधन के रूप में लिया, और 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो यहाँ पर आपको 2-3 संधियाँ पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। क्या है, नाटो, सीएटो और वार्सा। शीत युद्ध के दौरान ये कुछ 3 महत्वपूर्ण जो है संधियाँ हुई, 3 एक्ट बने, नाटो, सीएटो और वार्सा एक्ट। तो शस्त्रों की होड़ प्रारंभ हो गई थी, न्यूक्लियर वार वाले और शीत युद्ध, ठीक है। नाटो, सीएटो और वार्सा एक्ट, इनके बारे में हम देख लेते हैं, है क्या नाटो।
देखिए, तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इनमें किसी एक पर भी हमला होता है तो क्या होगा, फिर हम मैप देखेंगे तो आपको मैप में दिख रहा है कि पश्चिमी गठबंधन स्वयं को क्या है, एक संगठन का रूप लिया अप्रैल 1949 में, उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो के। तो पश्चिमी गठबंधन स्वयं को एक संगठन का रूप दिया और अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, इस संगठन ने अन्य उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। ठीक है, इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को क्या कहते हैं, वार्सा संधि के नाम से जानते हैं और इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। तो दो संधि बन गई, वार्सा पैक्ट और नाटो। ठीक है, नाटो का स्थापना ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर किया और वार्सा पैक्ट जो है सोवियत संघ। एक बार फिर मैप देखेंगे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत के छोटे देश के लाभ हानि गणित से होता है। ठीक है, तो इनके दौरान क्या हुआ, सोवियत संघ के जो है सुनिश्चित करने के लिए सोवियत संघ ने अपना प्रभाव जमाया और पूरा पूर्वी सोवियत संघ के दबदबे में पूरा पूर्वी हिस्सा रहे। ठीक है, इसके लिए दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन सियाटो और केंद्रीय संगठन सेंटो का कहा जाता है। और इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी क्षेत्र ने चीन के इस मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। ठीक है, शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुट के बीच बढ़ जाने खतरा पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए और नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कहीं इसे अब पान साथ में खो ना बैठे। देखिए, तो आते हैं फिर से। तो जब ये सारी नाटो सियाटो, ठीक है, और वार्सा पैक्ट इत्यादि संधियाँ हो गई तो ब्रिटेन को तो साथ मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो फ्रांस और अमेरिका जैसे, अमेरिका तो काफ़ी पहले आज़ाद हो गया, तो भारत भी क्या था उस टाइम पे आज़ाद होने के चरम पे थे। तो ब्रिटेन का शासन तो बहुत जगह बहुत देशों में रहा है। ठीक है, इसलिए कहा भी जाता है कि ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन अंग्रेजों के राज में सूरज कभी नहीं डूबता था, मतलब पूरे वर्ल्ड पे उनका अधिकार था। तो जब ये सारी ध्रुवीयता होने लगी, जब दो खेमों विश्व में बट गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटेन जैसे जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब कुछ स्वतंत्र राष्ट्र आए, इनका नाम है आपका यहाँ देख लीजिए, फ्रांस इत्यादि। जब ब्रिटेन के चंगुल से मुक्त हुए, अब मान लीजिए आपका किसी के घर पे अधिकार है, लेकिन किसी कारणवश छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, वो मकान मालिक खुश, चलो, लेकिन फिर क्या है, दूसरा कोई दबंग जो है फिर उनको हड़पने की कोशिश करेगा तो उनको डर लगेगा कि अभी हम तो छोटे हैं, फिर हम उसी अवस्था में आ गए। तो ठीक वही हाल फ्रांस और अन्य कुछ देशों का था। तो उनके सामने यह समस्या खड़ी आ गई कि नवनिर्मित राष्ट्र को फिर से क्या है, कोई हमको गुलाम ना बना ले। ठीक है, तो साम्यवादी चीन 1950 के दशक में क्या उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अलग हो गई। तो साम्यवादी चीन, तो चाइना भी क्या 1950 दशक में क्या है, सोवियत संघ से अलग हो गई, बोली कि मतलब अब उनके जो है संधि में नहीं रहना है। ठीक है, तो सोवियत संघ से अनबन हो गई। आप पेज नंबर 7 देख रहे हैं। तो सन 1969 इन दोनों से बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर क्या हो गया, छोटा सा युद्ध भी हुआ और यह इस महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इस आंदोलन ने स्वतंत्र राष्ट्र को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी का अलग रहने का मौका दिया। तो एक वर्ड आता है गुट निरपेक्षता। ठीक है, गुट निरपेक्षता वर्ड है, मतलब मान लीजिए कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, आपके दो दोस्तों के बीच, आप भी उनके उस ग्रुप के दोस्त हैं, तो ना आपको उनका बात सुनना है ना आपको उनका बात सुनना है, लेकिन अपना राय भी देना है। ठीक है, तो इसी वर्ड को क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष। मतलब ना हम किसी उसके साथ ना इसके साथ, हम अपना दोनों को समायोजित करते हुए चलेंगे। तो इसका एक अच्छा, तो बिना किसी क्या है, बिना किसी गुट में शामिल हुए अपनी नीति का अनुसरण करना ही क्या कहलाती है, गुट निरपेक्षता। तो जब साम्यवादी चीन सोवियत संघ से अलग हो गई तो एक छोटा सा युद्ध भी हो गया चाइना और सोवियत संघ के बीच। तो जो छोटे छोटे देश थे इनके बीच एक नया
चीज़ का जन्म हुआ, जिनको हम कहते हैं गुटनिरपेक्षता। ठीक है, जो अत्यंत सहायक थी भारत जैसे देशों के लिए भी। ठीक है, भारत जैसे देश के लिए सहायक इसलिए थे, भारत तो उस वक्त क्या है, नया नया आज़ाद हुआ था, तो अब तुरंत कैसे किसी पे यकीन कर ले, किसी कोई शक्ति के साथ क्या है विलय होने का चाह कर ले, तो उस वक्त दो रूस था और अमेरिका था। तो उसने क्या कर भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता का स्लोगन दिया, मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में दो ध्रुवीयता की चुनौतियाँ क्या रही, ठीक है, और नव आर्थिक व्यवस्था क्या थी, और तीसरा टॉपिक रहेगा भारत और गुटनिरपेक्षता का क्या असर पड़ा है। और आज का जितना भी मैंने पढ़ाया है, तो इनके कुछ नोट्स और आपके जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे। और साथ ही आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, जहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो, उनको मैं बोल के लिख के जैसे भी चाहिए आपको, मैं पर्सनली भी आपको समझा सकता हूँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अपने टेलीग्राम का लिंक, तो आके अगर टेलीग्राम बनाए हो, अगर नहीं बनाए तो बना लो, बहुत अच्छी चीज़ है। और उन पर आप हमसे ज्वाइन करो, आप हमसे बात भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली जवाब दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।